दोस्तों, हमारा स्टैटिक पोर्शन चल रहा था यूपीएससी और पीसीएस का। तो उसमें हम सभी स्टैटिक पोर्शन जो भी है इकोनॉमिक, जियोग्राफी, पॉलिटी, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट सब का कर रहे हैं। तो आज उसमें हमारा इन्वायरमेंट का सेक्शन रहेगा। देखिए इन्वायरमेंट पढ़ना क्या क्या है, थोड़ा लंबा है, जियोग्राफिक हिस्ट्री की तरह ही। तो इसको पढ़ लेने के बाद आपको फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी नहीं आएगी। तो पहला है पर्यावरण का उद्भव, विकास, आक्रमण। दूसरा है पारिस्थितिक, मतलब आप इसको देख लीजिए क्या क्या चैप्टर है। अब हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अगर आज हो गया तो हो गया, नहीं तो 2 लेक्चर इसका बनाएंगे। तो फर्स्ट बोल रहा है पर्यावरण का उद्भव, विकास एवं अवक्रमण। तो देखिए क्या लिखा है, प्रत्येक जीवित प्राणी, ठीक, वायु, प्रकाश, पानी, भूमि या अध स्तर तथा विभिन्न प्रकार के जीवधारियों से बने हैं। अपने पर्यावरण के साथ सतत रूप से अनोन्य क्रिया करता रहता है। पर्यावरण की परिभाषा करें तो ये आसपास की परिस्थितियाँ या परिवेश है जहाँ कोई जीव रहता है अथवा कार्यरत रहता है। वातावरण के घटक कौन सा है? पर्यावरण के वातावरण के घटक तो निर्जीव घटक भी और सजीव घटक भी। निर्जीव घटक में हमारा प्रकाश आ जाता है, वर्षा आ जाता है, तापमान आ जाता है, वायुमंडल आ जाता है, अध स्तर आ जाता है। अध स्तर किसे कहते हैं? तो जीव स्थलीय या जलीय हो सकते हैं। भूमि मिट्टी से ढकी होती है और बहुत तरह के सूक्ष्म जीवों, प्रोटोजोआ, फफूंद तथा छोटे जंतु अकशेरुकी इस पर पनपते हैं। पौधे की जड़ें जमीन में घुसकर पानी तथा पोषक तत्वों की तलाश में मिट्टी से बाहर आ जाती है। स्थलीय जंतु भूमि पर रहते हैं। जलीय जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीव अलवणीय जल तथा समुद्र में ही रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव समुद्र के नीचे गर्म पानी के विकास रंध्रों में भी रहते हैं, तो इसे कहा जाता है अधस्तर। वायुमंडल के बारे में जानते ही है, तापमान के बारे में जानते हैं। तापमान पर्यावरण का महत्वपूर्ण घटक होता है जिसका जीवों की उत्तरजीविता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जीव तापमान और आर्द्रता के केवल एक निश्चित परास्था की सहन कर सकते हैं। मतलब ये सब जो है इसके द्वारा ही जीव जीवित रहते हैं, यानी जीव घटक नहीं रहेगा तो सजीव घटक भी नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं सजीव घटक का। तो निर्जीव देख लिए क्या क्या है, ऑप्शन आए तो लगा दीजिएगा। हरे पौधे तो सब जानते हैं सजीव घटक है। जंतु भी सजीव घटक है। हरे पौधे और जंतु। अब हरे पौधे, सूक्ष्म जीव, अब हम पर्यावरण में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता देखते हैं। तो अजैविक संसाधन है और जैविक संसाधन है। तो अजैविक संसाधन में क्या क्या है वो देखते हैं। भूमि है, इसमें जीव जिसमें मनुष्य भी शामिल है पृथ्वी पर रहते हैं। विभिन्न जीव जिनमें मनुष्य भी शामिल है पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी की सतह का लगभग 29% भाग भूमि है, जिसमें पर्वत, चट्टानें, मरुस्थल, दलदल, वन और घास के मैदान शामिल है। बढ़ती हुई जनसंख्या की जरूरतों को पूरी करने के लिए शहरीकरण और औद्योगिकरण, बांध बनाने, फ्लाईओवर, भूमिगत पारपथ और फैक्ट्रियों के निर्माण के लिए भी भूमि की जरूरत होती है। भूमि संसाधनों की तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। तो ये सब बताने की जरूरत नहीं, ये सब डेली का न्यूज़ है, आप देखती होगी। फिर जल है, फिर ऊर्जा है, ये सब अजैविक घटक है। पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस है। खनिज अयस्क या खनिज है, ये सब अजैविक घटक है। फिर जैविक संसाधन की बात करें तो जैविक संसाधन में फिर से पौधे आ जाते हैं। मनुष्य के भोजन में प्राकृतिक खाद्य स्रोतों में विभिन्न प्रकार के अनाज, फलियां, सब्जियां और फल शामिल किए जाते हैं। मतलब जितने भी चीज़ें मनुष्य के लिए बने हैं, लेकिन मनुष्य इसका दुरुपयोग कर रहा है। जंतु आ जाते हैं, सूक्ष्म जीव आ जाते हैं। सूक्ष्म जीव एंटीबायोटिक्स, प्रतिजैविक औषधियाँ प्रदान करते हैं। प्राचीन काल से इनका उपयोग किण्वन प्रक्रिया और शराब बनाने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीव अपशिष्टों तथा मृत पौधे और जंतुओं के विघटन के लिए भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। अब हम पढ़ते हैं पर्यावरण अवक्रमण क्या है। तो आप लोग इसको जाकर सर्च कर लीजिएगा गूगल में, ये इसका इंग्लिश क्या होता है। ओके, तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या द्वारा, अभी हमको याद है लेकिन याद नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं। तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक उपयोग करने के कारण प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन हो रहा है। इस अत्यधिक दोहन का नतीजा मृदा जैव विविधता में कमी और भूमि, वायु और जल स्रोतों के प्रदूषण के रूप में दिखाई पड़ रहा है। ओके, अत्यधिक दोहन के कारण पर्यावरण अवक्रमण के चलते यह मानव जाति और उसकी उत्तरजीविता, मतलब चक्रण नहीं हो रहा है, अवक्रमण हो रहा है यानी घट रहा है। उत्तरजीविता के लिए उनके खतरे उत्पन्न हो रहे हैं। प्रकृति में पारिस्थितिकी संतुलन पाया जाता है। ओके, संतुलन नहीं रहेगा, कोई भी चीज़ में संतुलन पाया जाता है, संतुलन नहीं रहेगा तो खराब भी हो जाएगा।
तो विभिन्न जीवों के क्रियाकलाप प्रायः संतुलित होते हैं। अजैविक और जैविक घटकों के बीच पारस्परिक संबंध इतना सदा होता है कि प्रकृति में एक प्रकार का संतुलन बना रहता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है, मानव क्रियाकलापों के द्वारा इस संतुलन में हस्तक्षेप होता जा रहा है। अनियंत्रित मानव क्रियाकलापों के कारण पर्यावरण की क्षति हो रही है। अब हम पढ़ते हैं वन प्राकृतिक संसाधन, लेकिन मनुष्य ने खेती। ये सब मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छे से सुनिए। वन प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन मनुष्य उन्हें खेती करने के लिए और घर बनाने के लिए वनों को काटता जा रहा है। इसके अलावा वृक्षों को काटकर लट्ठों को अपने घर बनाने के लिए और फर्नीचर या ईंधन के रूप में प्रयोग कर रहा है। जिस दर से वृक्ष काटे जा रहे हैं, यह वृक्षों को उगाने की दर काफ़ी अधिक है और शीघ्र ही वन वृक्ष रहित हो जाएंगे। फिर दूसरा, पेड़ जब वाष्प उत्सर्जन करते हैं तो पेड़ों के वाष्प उत्सर्जन द्वारा पानी भी पर्यावरण में पहुंचता रहता है, जिसमें वर्षा वाले, ये मतलब वन का महत्व है, जिसमें वर्षा वाले बादल बनते हैं। और पेड़ों की कटाई और वनों के काटे जाने के कारण उन क्षेत्रों में वर्षा कम होती है। पौधे और वृक्षों की छटाई के कारण मृदा अपरदन को भी बढ़ावा मिलता है, मतलब मिट्टी बह के चली जाती है। वन वन्य जीवों का प्राकृतिक पर्यावास है। वन्य जीवों की प्रजातियों का विलुप्त होना बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वनों उन्मूलन के कारण उनकी प्राकृतिक पर्यावास नष्ट किए जा रहे हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम पदार्थों को जिस तेजी से उपयोग किया जा रहा है, उनके समाप्त होने की संभावना है। कोयला, लकड़ी, पेट्रोल आदि के अत्यधिक मात्रा में जल जाने के कारण विषैली गैसें जैसे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, NOx यानी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वायु में मिल जाती है। ये गैसें उद्योगों, विद्युत संयंत्रों, मोटर गाड़ियों, वायुयानों से भी निकलती है। ये विषैली गैसें वायु को प्रदूषित करती हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य और पौधों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। खानों से निकला अम्लीय जल, कल कारखानों, खेतों से निकले रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों से निकले अपशिष्ट नदियों और दूसरे जल स्रोतों को प्रदूषित करते हैं। घरों और कल कारखानों से निकलने वाले ठोस एवं द्रव अपशिष्टों से गांवों, शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में दिन प्रतिदिन मृदा प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। वन और प्राकृतिक चारागाह यानी घास के मैदान को कृषि योग्य भूमि में बदल दिया गया है। आर्द्र भूमि को खाली और मरुभूमि को सींचा गया है। इन परिवर्तनों के कारण अत्यधिक मात्रा में खाद्यान्न और अत्यधिक मात्रा में कच्चे माल का उत्पादन हुआ है, लेकिन ऐसा करने के कारण प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो गए हैं और प्राकृतिक सुंदरता में एक भयावह बदलाव आ गया है। उदाहरण के लिए जंगलों को काटकर बहुत बड़े क्षेत्र में कृषि योग्य फसलों को उगाया जा रहा है। बहुत से मैंग्रोव वन अपरदन को कम करने और तट रेखा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए जाने जाते थे। उन्हें काटकर खाद्य फसलें उगाकर बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकता को पूरी करने की कोशिश की जा रही है। जल वर्षा के रूप में मिलता है, नदियों, झीलों और अन्य जल स्रोतों से बहता है। इस जल का कुछ भाग जमीन सोख लेती है, जो भूमिगत जल तक पहुंच जाता है। मिट्टी की एक निश्चित गहराई तक मृदा के कणों के मध्य सभी स्थानों में जल भरा होता है। इस गहराई को जल तालिका कहते हैं। जल तालिका अस्थायी हो सकती है यदि भूमिगत जल से निकले जल की पुनः पूर्ति वर्षा के जल के अवशोषण द्वारा की जाए, और यदि जल भराव की दर जल निकासी की दर से कम हो तो परिणाम तक कुएं सूख जाएंगे। बहुत से क्षेत्रों में पानी के अत्यधिक निकास के कारण भूमिगत जल संसाधन में कमी हो जाने के कारण पानी की मात्रा अत्यंत कमी हो गई है। प्रतिदिन के उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे प्लास्टिक के बर्तन, बाल्टी इत्यादि, कृषि उपकरण, मशीनरी, रसायन, कॉस्मेटिक्स इत्यादि फैक्ट्रियों में बनाए जाते हैं। इन उद्योगों को चलाने और इन उत्पादों को बनाने के लिए कच्चे माल, जीवाश्म ईंधन और पानी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण के समाप्त होने के खतरे बढ़ते जा रहे हैं। तीव्र गति से होने वाले औद्योगिकरण से निकलने वाले औद्योगिक बहिस्त्रावों से नदियों और दूसरे जल स्रोतों का प्रदूषण बढ़ा है। तीव्रता से होते हुए औद्योगिकीकरण के कारण पर्यावरण पर बहुत अधिक दुष्प्रभाव पड़ रहा है। खनन प्रक्रियाओं के कारण भी खनिज संसाधनों, विशेषकर जीवाश्म ईंधनों का भंडार समाप्त होता जा रहा है। पवित्र नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, दूसरे जल स्रोत उद्योगों द्वारा निकले हुए अपशिष्ट यानी कचरों से मानव बस्तियों, नहाने, कपड़े धोने और नदियों में कूड़ा करकट फेंकने के कारण प्रदूषित होते जा रहे हैं। ये सब आप डेली देखते ही होंगे। अब हम बताते हैं वनों उन्मूलन के कारण, यानी वन जो कट रहे हैं उसके कारण तो ऊपर में भी बताया गया, और कारण है जो देखिए, वनों के
पेड़ों की कटाई को वनों उन्मूलन कहते हैं, यानी वनों के मतलब जंगल में जो पेड़ होते हैं उसकी कटाई को वनों उन्मूलन कहते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यों के कारण दुनिया के विभिन्न भागों में वनों उन्मूलन एक चेतावनी की डर से किया जा गया है, जिसके कारण वन्य पौधों और प्राणियों का अत्यधिक विनाश हुआ है। जो कारण है वो है मृदा अपरदन। पौधे जो है वर्षा को रोकते हैं और पेड़ों को कटने और पौधों को नष्ट होने से मृदा अपरदन होता है। पौधे की जड़ें मतलब वनों उन्मूलन के कारण क्या क्या प्रभाव पड़ रहे हैं वो बताया गया है। तो मृदा अपरदन हो रहा है, भूस्खलन होता है, गाद का जमाव होता है, वन्य पर्यावरण की क्षति होती है, कृषि रसायनों द्वारा प्रदूषण होता है, फिर प्रदूषण होता है, औषधि और अन्य उपयोगी पौधों की क्षति होती है। इसके इतने प्रभाव। अब हम जानते हैं पर्यावरणीय अवरोध क्या है। तो स्थानीय पर्यावरणीय अवरोध, तो सिंचित मुद्रा का खारीपन। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमि में नमक एकत्र हो जाता है, साथ ही बाष्पन के कारण पानी की हानि हो जाती है, लेकिन पानी में घुले हुए लवण मृदा में ऐसे ही बने रहते हैं और लवणों के एकत्र होते रहने से मृदा को लवणीय बना देते हैं और भूमि खेती करने योग्य नहीं रहती और बंजर बन जाती है। यह है स्थानीय पर्यावरणीय अवरोध जो कि सिंचाई से होती है। फिर सुपोषण। किसी भी जल स्रोत का सुपोषण तब होता है जब पौधे पोषक तत्वों जैसे नाइट्रेट और फॉस्फेट वायवीय जीवाणु की कार्बनिक अवशिष्टों की क्रिया के फलस्वरूप जल में निर्मुक्त होकर जल स्रोत में प्रवेश कर जाते हैं। ये पोषक तत्व शैवालों की वृद्धि करते हैं। ये शैवाल सारी ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं और जलीय जीव ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाते हैं। फिर मिनीमाता रोग। प्लास्टिक, कास्टिक सोडा, कवकनाशकों और कीटनाशकों का उत्पादन करने वाले कारखाने पारे के साथ साथ अन्य वही स्रावों के पास जल स्रोत में गिरा देते हैं। पारा खाद्य श्रृंखला के द्वारा जीवाणु, शैवाल, मछलियां अंत में मनुष्य में पहुंच जाता है। पारे को खाने का कारण मछलियां तो मर जाती है। जो लोग इन मछलियों को खाते हैं वे भी पारे के विषाक्त से प्रभावित होते हैं, जिसमें कई बार मृत्यु भी हो जाती है। पानी और मछलियों के उत्तकों के पारे में उच्च सांद्रण का परिणाम विलयित मोनोमिथाइल मरकरी यानी CH3He+ का निर्माण होता है और अवायवीय जीवाणु की क्रिया द्वारा वाष्पशील डाइमिथाइल मरकरी यानी CH3 2Hg का निर्माण होता है। ये सब स्थानीय पर्यावरणीय अवरोध है। और एक है वन्य जीवों की प्रजातियों का विलुप्त होना। बड़ी संख्या में चीते और शेर कम हो गए हैं। द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी सोन चिड़ैया भी संकटापन्न और विलुप्त होने वाले जानवरों और पौधों की सूची में काफ़ी लंबी है और लगातार बढ़ती जा रही है। मुंबई के पास कालू नदी औद्योगिक अपशिष्टों के कारण बहुत बुरी तरह से प्रदूषित है और इस नदी में पाई जाने वाली एक पसंदीदा खाद्यशील मछली बॉम्बे डक हमेशा के लिए विलुप्त हो गई है। चीते और शेरों की खेलों के लिए और शिकारियों के द्वारा मारा जा रहा है। अब हम बात करते हैं क्षेत्रीय पर्यावरणीय अवरोध। ये तो स्थानीय था, अब क्षेत्रीय करते हैं। तो बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है और भारत एक बाढ़ पर संभावित देश है। बाढ़ अधिकतर प्रत्येक साल मानसून के समय आती है। लगातार होने वाली भारी वर्षा के कारण भी नदियों में काफ़ी मात्रा में जल भराव होता है, जिससे नदियों का पानी दूर दूर तक फैल जाता है और बाढ़ आ जाती है। जो आवास नदियों के पास बने होते हैं, बाढ़ के कारण मानव जीवन और संपत्ति की हानि होती है। इसका अर्थ है कि भारी आर्थिक क्षति होना। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीने को पानी की अत्यधिक कमी हो जाती है और पानी के भरने से वहाँ पर महामारी फैलने का डर भी हो जाता है। फिर सूखा की बात करते हैं तो ये है मानसून के अभाव और वर्षा का न होना सूखे का कारण है। भूमंडलीय तापन के चलते विश्व के औसत तापमान में वृद्धि के कारण पानी का प्रयोग बढ़ा है और जल की कमी हो सकती है। यह अनुमानित है कि तापमान बढ़ गया है। भूमंडलीय तापन के कारण कम से कम 10% वृक्षावरण कम हुआ है और पानी की कमी होने के कारण सूखे की दशा बन जाती है। पानी की कमी खेती, उद्योग और पादप समुदाय पर भी विपरीत प्रभाव डालती है। जानवर जो हरे चारागाहों पर जाने में असमर्थ होते हैं वे भी मर जाएंगे। मनुष्य भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से प्रभावित होंगे। अब अम्ल वर्षा की बात करें तो ये सब क्षेत्रीय कारण हैं। वाष्प से भरी हवा ऊंचे ढलान में उठती है और संघनित होकर वर्षा या बर्फ के रूप में गिरती है। शुद्ध वर्षा का pH मान 5 से 6 होता है, लेकिन उन क्षेत्रों में जहां उद्योगों में तेल और कोयला जलाया जाता है वहां के वायुमंडल में SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है और मोटर वाहनों में
NO2 यानी नाइट्रोजन के यौगिक वायु में मिल जाते हैं और वर्षा अत्यधिक अम्लीय होकर उसका pH 2 पर पहुंच जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि NO2 पानी की वाष्प में घुलकर वायुमंडल में उपस्थित रहती है और H2SO4 और HNO3 बनाती है। जब अम्लीय बर्फ पिघलती है अर्थात पानी जल स्रोतों में पहुंच जाता है तो उसको अम्लीय बना देता है। अम्लीय पानी जलीय जीवों और पौधों को नष्ट कर देता है। अम्लीय वर्षा पौधे के लिए भी विषैली है और संक्षारित भवनों, संगमरमर के सामान तथा पुरातात्विक महत्व की इमारतों को भी हानि पहुंचाती है। अब तेल रिसाव की बात करें तो कभी कभी तेल टैंकरों और जहाज़ों द्वारा दुर्घटनावश समुद्र में कच्चा तेल और पेट्रोलियम पदार्थों का रिसाव हो जाता है। तेल की एक पतली परत समुद्र की सतह पर बन जाने से जलीय जीवों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। तैरते हुए चिकने तेल के कारण जलीय जीव नष्ट हो जाते हैं और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम बुरी तरह प्रभावित होता है। ये सब क्षेत्रीय अवरोध थे। अब हम पढ़ते हैं वैश्विक अवरोध। वैश्विक अवरोध क्या क्या हो रहे हैं पर्यावरण उन्मूलन के कारण। तो जैव विविधता की क्षति हो रही है। घटते वन जो विभिन्न पौधे और जंतुओं के प्राकृतिक आवास है नष्ट हो गए हैं और बहुत से मूल्यवान पेड़ और जानवर हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। कुछ जीव विलुप्त होने के कगार पर हैं जबकि दूसरे विलुप्त होने के बिल्कुल करीब हैं। भूमंडलीय तापन और ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस एक कांच का कक्ष होता है जिसमें ऊष्मा या सौर विकिरण पड़ते हैं और पौधों को उसके निकटतम गर्म पर्यावरण में उगाया जाता है। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जीवाश्मीय ईंधनों के जलने से वायुमंडल में मिलती जा रही है। वायुमंडल में CO2 के बढ़ते सांद्रण ऊष्मीय विकिरणों को पृथ्वी द्वारा बाहर निकलने के लिए बाहरी अंतरिक्ष में जाने से रोकती है। बढ़ते वायुमंडलीय CO2 सांद्रण के कारण औसत तापमान में वृद्धि होने से भूमंडलीय तापन होता है। भूमंडलीय तापन के कारण बर्फ की चोटियां पिघल रही हैं और समुद्र का स्तर बढ़ रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ध्रुवीय बर्फ की चोटियां भी समुद्र के स्तर को बढ़ा रही है। अत्यधिक गर्मी के कारण पानी का विस्तार बढ़ रहा है। समुद्र का स्तर बढ़ने से समुद्र तट पर बसे जो शहर है उसको बाढ़ आने और तटीय स्थितिकी तंत्र जैसे कच्छ भूमि और दलदल को नष्ट होने का खतरा है। भूमंडलीय तापन के कारण वर्षा का तरीका बदलने से फसलों का पूर्व परिपक्वन बढ़ा है और अनाज के आकार तथा फसल की मात्रा में कमी आई है। अब है एक वैश्विक अवरोध में ओजोन परत का अपक्षीणन। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाले हानिकारक विकिरणों को पृथ्वी के वायुमंडल से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग फ्रिज, एयर कंडीशनरों, अग्निशामकों और एयरसोल में मतलब जितने भी ठंडी चीज़ें उसमें किया जाता है। तो ओजोन परत या ओजोन ढाल को विशेषतः आर्कटिक और अंटार्कटिका के ऊपर नष्ट करता है। ओजोन परत के 30 से 40% तक का अपक्षयन से त्वचा झुलस जाने, त्वचा का शीघ्रता से जीर्णन, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, रेटिना का कैंसर, आनुवांशिक विकारों का कारण होता है और समुद्र व जंगलों में उत्पादकता में कमी लाता है। तो ये आज हमारा रहा एक चैप्टर ख़त्म। इसका अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, देख लीजिए क्वेश्चन। और ये सब तो ऐसे आंसर में था नहीं, इसको हम एक वीडियो बना के ख़त्म कर देंगे कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए इतने सारे क्वेश्चन है, ये कवर कर लीजिएगा तो यहीं से क्वेश्चन आने की संभावना बनती है। तो नेक्स्ट हमारा होगा